हाय व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो क्लास में। तो आज का टॉपिक है MT6358 और इसका पार्ट वन ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ। लेकिन पार्ट टू में कुछ इशू हो जाने की वजह से उस पे जो है ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सिर्फ वीडियो दिखाई दे रहा था। तो ये उसी का रिकवरी है। तो आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे कि हमारी MT6358 आईसी में किस तरीके से सीक्वेंस शुरू होता है और कौन-कौन से वोल्टेजेस किस-किस चीज़ की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। पावर आईसी किस तरीके से सीपीयू, एसओसी और ईएमएमसी और रैम रोम की वोल्टेजेस को पूरा करती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमने सीक्वेंस पढ़ाए थे वो VS2 तक हमने पढ़ा दिया था, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पे हम रिपीट कर देंगे कि आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि जैसे ही हम अपने मदरबोर्ड में, अपने फ़ोन में चार्जर लगाते हैं, तो चार्जर लगाने के बाद जो है आपके मदरबोर्ड में एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी लगी हुई होती है। अब ये आपकी BQ 24 लेग वाली आईसी भी हो सकती है। BQ में आप सभी को पता है कि उसमें 24 लेग होती हैं। तो उसमें से 1 नंबर और 24 नंबर नोज़ कट जहाँ पे होता है, जैसे ही आप चार्जर लगाते हो तो चार्जिंग कनेक्टर आपका जो लगा हुआ होता है, उस कनेक्टर से लाइन निकल करके आती है आपके B2B कनेक्टर पे और B2B कनेक्टर से वो वोल्टेज आउट होता है VUSB इन करके, यूएसबी इन करके। और सभी को पता है कि ये 5 वोल्ट का वोल्टेज होता है और ये 1 नंबर और 24 नंबर पिन पे जाकर के इन होती है। उसके बाद आपकी ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी जिसे आप बीक्यू बोलते हो, इसके साथ एक कॉइल अटैच होती है और उस कॉइल से बनता है हमारा सिस्टम वोल्टेज, जिसे आप मीडियाटेक में वी सिस्टम वोल्टेज सिस्टम के नाम से जानते हो। और इसी को आप अगर क्वालकॉम में चेक करोगे तो वहाँ पे आपको ये वोल्टेज फेज VPH के नाम से देखने को मिलेगा। अब ये सिस्टम वोल्टेज आपका जाएगा इस पावर आईसी के पास कुछ इस तरीके से, जैसे आपको मेरे ब्लॉक डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से जाकर के इन होगा। जितने भी कैपेसिटर लगे हुए होंगे आसपास, उन कैपेसिटर से आपकी इस पावर आईसी के बक कंट्रोल सेक्शन में एक एक वोल्टेज जाएगा और साथ में इसका रेफरेंस ग्राउंड भी जो नेगेटिव होता है वो भी एक एक कैपेसिटर से टच होकर के आपकी इस पावर आईसी के अंदर इन होंगे। एक्चुअली में इस पावर आईसी में अलग-अलग कंपार्ट बने हुए हैं जहाँ पे लगे हुए हैं बक सर्किट, और इनके साथ में बक सर्किट के साथ में कॉइल लगी होती है जो कि यहाँ पे बाहर लगी हुई है। तो जब भी आप मदरबोर्ड पे चेक करोगे तो आपको बाहर कॉइल देखने को मिलेगी। वो हर एक कॉइल जुड़ी हुई है इस आईसी के बक सेक्शन के साथ में। तो आइए मदरबोर्ड में इसको चेक करते हैं। जैसे आप स्कीमेटिक वो बोर्नियो टूल ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इस पावर आईसी जो आपकी MT6358 है, इसके साथ में आपकी 9 के आसपास कॉइल लगी होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी इसके पहले जो हमने अपनी क्लास में पढ़ा है वो पढ़ा है मीडियाटेक का 6357 CRV। तो वहाँ पे CRV MRV जो भी आपने पढ़ा है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ 5 कॉइल लगी हुई हैं और मैंने आपको 5 कॉइल का पूरा कॉन्फ़िगरेशन बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि जो पावर आईसी MT6358 है उसके साथ 9 कॉइल लगी हुई है। तो ये 9 कॉइल मिल करके किस तरीके का सीक्वेंस पूरा करती है और किस तरीके से इन पे वोल्टेजेस बनते हैं और किन किन आईसी की ये रिक्वायरमेंट पूरा करती है। तो यहाँ पे हर एक कॉइल पावर आईसी के अंदर लगा हुआ बक सर्किट है, उसी के साथ जुड़ी हुई है। आपका जो बक बक सर्किट है वो ऑन करने के लिए यहाँ पे कुछ वोल्टेज सप्लाई बनती है। वो किस तरीके से बनती है, आइए इसको पहले मेरे ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे आप एक बात समझ लेना कि जो भी वोल्टेज सिस्टम वोल्टेज यहाँ पे इन हो रहा है, वो हर एक सेक्शन में जो इसके अंदर बक सर्किट लगा हुआ है, हर एक बक सर्किट में नेगेटिव पॉजिटिव स्पेशली जाना चाहिए। और साथ में यहाँ पे एक SMPS सेक्शन लगा हुआ है। SMPS SMPS इसका मतलब होता है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। तो ये 1 ओम के रजिस्टर के साथ इस स्विचिंग मोड पावर सप्लाई के अंदर इन होता है और जैसे ही ये वोल्टेज इसके अंदर इन होगा, पावर आईसी के अंदर स्विचिंग चालू हो जाएगी और ये अपने कुछ वोल्टेजेस को, कुछ बक सर्किट को ऑन कर लेगी। अब वो कौन सा पहला बक सर्किट है और किस तरीके से सीक्वेंस चालू होता है उसको समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जब चार्जर लगाते हो या फिर आप बैटरी लगाते हो तो इस पावर आईसी के अंदर कुछ वोल्टेज जनरेट हो जाते हैं। कौन-कौन से वोल्टेज हैं? सबसे पहले आपका पावर की का वोल्टेज जनरेट होता है। तो ये पावर की का वोल्टेज स्पेशली कहीं नहीं जाता है। ये एक
ट्रिगर पॉइंट है जो इस आईसी को ट्रिगर कराने का काम करता है। और इसकी एक लाइन आपके ऑन ऑफ स्विच में पड़ी होती है, और ऑन ऑफ स्विच में एक पॉइंट और होता है जो कि निगेटिव होता है। तो ये पावर आईसी जो है आपकी, वो पॉजिटिव वोल्टेज इस पे रहेगा। और जब इस पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा तो इसको बोलेंगे लॉजिक हाई। लेकिन जब इसको आप नेगेटिव से ट्रिगर करा देंगे तो ये आईसी को पता चल जाएगा कि ऑन ऑफ स्विच दबाया गया है। तब इस पे आ जाएगा लॉजिक लो। लॉजिक हाई और लॉजिक लो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आपकी वीडियो कोर्स पे भी अवेलेबल है, और आपकी वीडियो क्लासेस पे जो भी आप क्लास पढ़ रहे हो उसका जो रिकॉर्डिंग मिल रहा है उस पे आपको मिल जाएगा। इसको अच्छे से समझ लेना है कि ये मीडिया टेक की जो भी आईसीज हैं वो सारी की सारी आपकी लॉजिक लो करके ऑन होंगी, और जब उसको प्रेस नहीं करेंगे, ऑन ऑफ बटन को प्रेस नहीं करेंगे, तब वहां पे लॉजिक हाई रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा 3.7 तक वोल्टेज, और ये वोल्टेज आपका 2.8 से लेकर के 3.7 तक का वोल्टेज मिल सकता है इस वाली पावर की पे। यही अगर आप एक्साइनोस में चेक कर रहे हो, एक्साइनोस में, तो वहां पे आपकी जो ऑन ऑफ की है, ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है, उस पे यहाँ पे लॉजिक लो रहता है। कहने का मतलब है कि वहां पे कोई भी वोल्टेज नहीं रहेगा। और जो आपका ट्रिगर कराने के लिए क्या करते हैं, बैटरी एसआर का एक पॉइंट देखेंगे आप, बैटरी कनेक्टर से वहां पे वोल्टेज आता है, और वहां पे बैटरी वाला वोल्टेज रहेगा। बैटरी जितना वोल्टेज रहेगा, तो तब आप जब उसको जोड़ेंगे, पावर की को प्रेस करेंगे, तो इस जो लॉजिक लो वाली लाइन थी वहां पे लॉजिक हाई हो जाएगा, और आपकी आईसी पावर आईसी ट्रिगर कर जाएगी। तो ये था पावर की का जो फंक्शन है। इसमें आपको वोल्टेज मिलेगा MT6358 के साथ में। और उसके बाद जो है यहाँ पे और भी सीक्वेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अब ये तो था बैटरी लगाने के बाद, आप बैटरी लगाओगे तो पावर की पे वोल्टेज मिलेगा। और फिर उसके बाद बैटरी लगाने के बाद और कौन सा वोल्टेज बनता है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो वोल्टेज रेफरेंस का एक 1.2 वोल्ट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आप चेक करोगे तो वोल्टेज डीआईजी 1.8 इसी में मिलेगा, इसी पावर आईसी के पास। उसके बाद आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक वीआरटीसी वोल्टेज रियल टाइम क्लॉक, आपकी इस आईसी के अंदर एक फीचर होता है रियल टाइम क्लॉक का, जो परमानेंट ऑन रहता है। जब आप फोन को स्विच ऑफ कर देते हो तब भी ये फीचर ऑन रहेगा, क्योंकि जो आपकी घड़ी है, जो अलार्म अलार्म चलता है, उसको परमानेंट चलाने के लिए, दिखाने के लिए, और टाइम टाइम पे वो आपको नोटिफाई नोटिफाई कर सके, इसलिए एक घड़ी का सिस्टम, रियल टाइम क्लॉक का सिस्टम चलता है। और इसके ऑन होने से वो आपकी टाइम की जो करेक्टिविटी है वो भी सही रहती है। इसलिए यहाँ पे एक वीआरटीसी का 2.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। जैसे ही आप बैटरी लगाओगे, ऑन ऑफ प्रेस को नहीं दबाओगे, तब भी ये आपके बैटरी लगाते ही 3 वोल्टेज आपके बनने चाहिए और बनेंगे। अब यहाँ पे अगर आप चार्जर को लगाते हो तो चार्जर को लगाने से आपकी ये पावर आईसी इनिशियल ट्रिगर हो जाएगी। अगर आप पावर की को प्रेस कर देंगे तब भी ये पावर आईसी आपकी इनिशियल ट्रिगर हो जाएगी, और बाकी के सीक्वेंस बनना चालू हो जाएंगे। तो पावर, जब आप चार्जर लगाते हो तो किस तरीके से वो चार्जर लगाते ही आपकी पावर आईसी ट्रिगर होती है, इसको भी आइए समझ लेते हैं। जब आप चार्जर लगाते हो तो जो वी बस का 5 वोल्ट है, उसके साथ में एक सर्किट जुड़ा होता है जिसे हम डिवाइडर सर्किट बोलते हैं। यहाँ पे 2 रजिस्टर जुड़े हुए होते हैं। एक बार फिर से मैं सही से बना दूं, ये आपका वी बस की लाइन है, और इस पे आता है 5.0 वोल्ट। अब ये वी बस की लाइन एक तो चली जाती है बीक्यू के साथ में, बीक्यू के पास चली जाती है आपकी ओवीपी से होकर के बीक्यू आईसी के पास, फिर आगे बढ़ती है यही आपकी चार्जिंग की लाइन, और इस लाइन में कनेक्ट होते हैं 2 रजिस्टर। अब इस तरीके से आपके वो 2 रजिस्टर डिवाइडर सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो एक रजिस्टर जो है नेगेटिव से जुड़ा होता है, ग्राउंड, तो ये जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं R2, और जो आपका पॉजिटिव लाइन पे जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं R1। डिवाइडर सर्किट को भी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो उसको भी आप डिवाइडर सर्किट वाले लेसन में जाकर के पढ़ लीजिए कि किस तरीके से वोल्टेज को डिवाइड किया जाता है। अब जो R1 होता है वो 330 किलो ओम का होता है, जो R2 होता है वो 39 किलो ओम का होता है। किसी भी हैंडसेट में आप इस सर्किट को चेक करेंगे तो आपको सेम मिलेगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो 0.5 वोल्ट होता है उसको इस डिवाइडर सर्किट से घटा करके इस पावर आईसी के अंदर डाल दिया जाता है, और यहाँ पे वोल्टेज हो जाता है 0.5 वोल्ट ओनली। और इस लाइन का नाम होता है वीसीडीटी।
वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन ट्रिगर। तो ये जो है पावर आईसी को आ करके दौड़ के बताता है कि आप भैया चार्जर लगाया जा चुका है, आप इनिशियल ट्रिगर हो जाओ, ऑन हो जाओ। चार्जर लग गया है तो आपको अब चार्जिंग दिखानी भी पड़ेगी। तो जब चार्जिंग दिखाने का सीन आता है, अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ मोड में है तो वो क्या करेगी पावर आईसी, एसओसी को, सिस्टम ऑन चिप को, जिसे आप शॉर्टकट में सीपीयू बोलते हैं, इसको जो है वोल्टेज देना चालू कर देगी और पूरे सर्किट को ऑन करा देगी। ये आपकी पावर आईसी या पावर मैनेजमेंट यूनिट, जिसे आप पीएमयू के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद का सीक्वेंस क्या होता है, इसीलिए जब भी आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप चार्जर फोन को चेक कर रहे हो, डेड वुड रिपेयर कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, हमेशा बैटरी को हटाना है और चार्जर को लगाना है। अब एक पॉइंट और आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक 1 आर का रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये 1 आर का रजिस्टर इसी से हो करके आपकी पावर आईसी में उस पावर आईसी में एसएमपीएस स्विचिंग मोड पावर सप्लाई में जो है वोल्टेज आता है चार्जर से, सिस्टम वोल्टेज और आपका वीपीएस वोल्टेज, जिसे आप बोल सकते हो वोल्टेज फेज, जिसका वोल्टेज होता है 3.7 से लेकर के 4.2। जब आप चार्जर लगाते हो तो सिस्टम वोल्टेज इस 1 ओम के रजिस्टर से आकर के इसकी एसएमपीएस सेक्शन में इन हो जाता है। अब ये वोल्टेज अगर इसके एसएमपीएस सेक्शन में इन नहीं हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, और ये अगर रजिस्टर खराब हो गया तब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। वो प्रॉब्लम क्या आती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। अब जैसे ही आप चार्जर को लगाते हो और हर एक बक कंट्रोल सेक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव लाइनें जुड़ी हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज जैसे ही इसके अंदर जाएगा, वैसे ही ये सीक्वेंस आपका बन जाएगा। अब ये सीक्वेंस बनने के बाद यहाँ पे सबसे पहला आईसी ट्रिगर होगी, तो सबसे पहला वोल्टेज बनेगा वीएक्सओ 2.2 वोल्ट, और ये 2.2 वोल्ट आपका बनेगा एक क्रिस्टल को चलाने के लिए। किस तरीके से, अभी आगे समझेंगे। अब यहाँ पे चेक करोगे तो आपका क्रिस्टल इसपे किस तरीके से काम होता है, कुछ चीजें यहाँ पे गलत भी हैं तो उनको मैं आपको बता दूंगा, वो आप करेक्ट कर लेना। देखिए, अब यहाँ पे जो भी वोल्टेज बनते हैं आपके, किस तरीके से काम होता है वो समझिएगा। कि जैसे ही पावर आईसी चार्जर लगाओगे, इनिशियल ट्रिगर हो जाएगी, वीसीडीटी की लाइन इसको ऑन कराएगी, और ऑन कराने के बाद पावर आईसी इनिशियल ट्रिगर होगी, तो ये वोल्टेज आपका 2.2 बनेगा, और दूसरी किसी एक पैड से यहाँ पे ये वोल्टेज वापस से इस क्रिस्टल के 3 नंबर पिन पे जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने बाई मिस्टेक 0.6 लिखा है, तो ये एक्सटर्नल 2 की लाइन होती है, ये 26 मेगाहर्ट्ज की लाइन इसी से क्रिस्टल जो है बना के इसी लाइन पे ड्रॉप कराता है। इसको भी मैंने पहले क्रिस्टल में पढ़ा दिया है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2.2 वोल्ट। यहाँ पे बाई मिस्टेक मैंने 0.6 लिख दिया है, तो इसको आप हटा दीजिए। इस जगह पे आपको 2.2 वोल्ट मिलेगा, और यहीं से क्रिस्टल की 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है पावर आईसी के अंदर जाएगी, एक्सटर्नल 2 की लाइन होती है। अब जहाँ पे यही जो 2.2 वोल्टेज बना था वो यहीं पे इस लाइन पे जाएगा, 3 नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे इसको मिटा करके आप जो है अगर नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पे इसको डिलीट करके आप 2.2 वोल्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहीं पे बूट सीक्वेंस में एक और चीज बनती है जिसे आप वोल्टेज ऑक्स 18 वी ऑक्स 18 एक सीक्वेंस बनता है, एक लाइन बनती है, एक वोल्टेज बनता है, जिसे वोल्टेज ऑक्सिलरी 1.8 बोलते हैं। तो इस पे एक 1.8 का वोल्टेज बनेगा, और ये वोल्टेज एक 100 के रजिस्टर के साथ, यहाँ पे भी एक डिवाइडर सर्किट बना हुआ है, किस तरीके का आप इसको समझिएगा। तो ये आपका R1 है, और यहाँ पे थर्मिस्टर के अंदर, वो क्रिस्टल के अंदर एक थर्मिस्टर लगा हुआ है जो R2 है। तो जो इसका जो थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर का एक सिरा आप देखोगे तो ग्राउंड से अटैच है, जो कि 2 नंबर है, और इसका भी स्पेशली ग्राउंड पावर आईसी के अंदर से जुड़ा हुआ है, एक सेंसर पैड से यहाँ पे कनेक्टिविटी। तो अब जब यहाँ पे 1.8 वोल्ट आएगा और आपके क्रिस्टल के अंदर का थर्मिस्टर ओके है, तो यहाँ पे आपका वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, और ये आपका वोल्टेज 0.7 से लेकर के 0.9 तक का वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जहाँ पर इसका जो ये रजिस्टर आपका लगा हुआ है, इसके एक सिरे पर 1.8 और इसके दूसरे सिरे पर आपका 0.9 तक का वोल्टेज, 0.7 से 9 वोल्ट
देखने को मिल सकता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कनेक्टिविटी हो करके ये आउट करा रहा है। आप ध्यान से समझना, तो यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट बन चुका है। अगर क्रिस्टल के अंदर का थर्मिस्टर खराब हो जाएगा तो आपको इधर 1.8 मिलेगा और इधर 1.7.8 मिलेगा। ऐसे वोल्टेज इस साइड में देखने को मिलेंगे। तब आप समझ जाइए कि क्रिस्टल के अंदर का थर्मिस्टर खराब हो गया है, अगर आपके पास डीएसओ नहीं है तो। अब ये जो थर्मिस्टर लगा हुआ है ये वार्म अप होगा और उसके बाद जो है यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होगा और 26 मेगाहर्ट्ज की जो है फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी और ये 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है बन के पावर आईसी के अंदर आएगी। और फिर पावर आईसी के अंदर आने के बाद यहीं से जो आपका एसओसी है उसकी रिक्वायरमेंट, जो एसओसी को फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। किस तरीके से? एक लाइन यहाँ पे बीबी क्लॉक करके जाएगी, BBCLOCK बीबी क्लॉक के नाम से जाएगी और दूसरी एक लाइन और जाएगी आरटीसी क्लॉक। अब जो आरटीसी क्लॉक है वो है आपकी 32 किलोहर्ट्ज की और जो बीबी क्लॉक है वो है 26 मेगाहर्ट्ज की। ठीक है, इसको आप डीएसओ से चेक कर सकते हो या फिर इस लाइन का जीआर लेकर के भी चेक कर सकते हो, लेकिन इनको बनने के लिए भी कुछ इनेबल्स आते हैं जो आगे समझेंगे। बिना अगर वो इनेबल पावर आईसी में नहीं आएंगे, सीपीयू उनको पहले भेजता है। अगर वो इनेबल नहीं आए तो आपकी ये क्लॉक जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो अभी क्रिस्टल जो है फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ बना के पावर आईसी को दे देगा। जब सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को, और जीपीयू को, ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट को, जब ये सारे वोल्टेजेस मिलेंगे तब वो ऑन होगा और वहां से इसका इनेबल भेजेगा, तब पावर आईसी इस क्लॉक को बना करके सिस्टम ऑन चिप या एसओसी या सीपीयू में भेजेगी। ठीक है, जिसे आप इजी समझें आप एसओसी बोल सकते हैं या उसे आप अपनी आसान भाषा में सीपीयू बोल सकते हैं। यहाँ पे बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि किस तरीके से आगे के सीक्वेंस हमारे पूरे होंगे। लेकिन अभी सबसे पहले ये चेक करेंगे कि अगला वोल्टेज कौन बनता है हमारी पावर आईसी में। तो जब यहाँ पे VXO और Vaux का वोल्टेज बनता है तब वहाँ पे आपका एक और वोल्टेज बनता है जिसे आप क्वालकॉम चिपसेट में LLDO, लोअर लोड ड्रॉप आउट ये बोलते हो। ठीक है, हमारी पावर आईसी में दो वोल्टेजेस बनते हैं, एक हायर एलडीओ, ठीक है, एक हाई लो लोड ड्रॉप आउट, और एक लोअर एलडीओ जिसे लो लोड ड्रॉप आउट। ये दो ऐसे वोल्टेज हैं जो बड़े वोल्टेजेस को तोड़ करके बनाए जाते हैं। ये जैसे 3.7 है ना, तो इसी को तोड़ेंगे और इसी को तोड़ करके वोल्टेज बनाएंगे 0.05 या 1.335, ऐसे करके वोल्टेज बनते हैं। तो यहाँ पे पावर आईसी में एक सबसे पहला बक सर्किट ऑन होता है और बनाता है पहला वोल्टेज VS2। ठीक है, वोल्टेज सप्लाई टू सबसे पहले ये बनेगा और इसका आउटपुट जो वोल्टेज है वो है 1.35। तो ये वोल्टेज जो बनेगा वो बनने के बाद इसी पावर आईसी में अगेन वापस से इन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पावर आईसी में बहुत सारे वोल्टेज और भी बनते हैं। वो और वोल्टेज कौन कौन से हैं अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो ये VS2 में 1.3 वोल्ट बनेगा। अब ये वोल्टेज बनने के बाद इस पावर आईसी के अंदर चला जाएगा। अगला वोल्टेज जो हमारा बनेगा वो बनेगा वोल्टेज कोर 0.8 वोल्ट। आपके एसओसी के अंदर बहुत से कोर सेक्शन है जिनको चलाने के लिए ये 0.8 वोल्ट बनेगा। ये 0.55 वोल्ट से शुरू होगा और आपका 1.1 वोल्ट तक जा सकता है। लेकिन अगर आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो बार बार आपको 0.8 इसका डिफॉल्ट वोल्टेज होता है, जो यही ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये वोल्टेज आपको एक कॉइल पे देखने को मिलेगा। फिर आगे चेक करेंगे तो अगली एक कॉइल पे वी मॉडम का वोल्टेज बनता है 0.8 वोल्ट। ये आपके मॉडम सेक्शन में जहां एलटीई, वोल्टी और बहुत सारी चीजें बनती है, इसका पूरा डेफिनेशन हमारे नोट्स में मिल जाएगा जब हम इस सारे नोट्स को रिलीज करेंगे। अभी उस पर काम चल रहा है तो आप देखोगे किस तरीके से हम नोट्स बना रहे हैं और अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हम पढ़ाते हैं इस तरीके से कि आपको वो सारी चीजें समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो VS2 का फुल फॉर्म, वी कोर क्या है, ये हर एक चीज को मैंने डिटेल में मेंशन किया है। ठीक है, वोल्टेज जीपीयू क्या है, अगर आप चेक करोगे VS रैम अदर्स क्या है, तो यहाँ पे
मॉडेम का वोल्टेज बनता है, वीएस रैम, जीपीयू और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको मैंने वन बाय वन मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आपको मॉडेम का डेफिनेशन दे दूँ, वियॉक्स हो गया, कोर हो गया और ये है वी वोल्टेज मॉडेम। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं, सिक्योरिटी रीजन से थोड़ा सा आपको यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो। अगर क्लास में देख रहे हो तो बहुत सारी जानकारी इस पे मिलेगी। तो वीडियो कोर्स को परचेज कर सकते हो, वीडियो कोर्स पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, हर चीज़ मिल जाएगी। तो जो है यहाँ पे आपका, जैसे मैंने बताया है कि ये वाला वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, वोल्टेज मॉडेम का 0.8 वोल्ट होगा और ये स्पेशली आपके सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के अंदर, एसओसी के अंदर जाएगा। ठीक है, एसओसी के अंदर, सिस्टम ऑन चिप के अंदर ये वोल्टेज आएगा 0.8 वोल्ट। अब उसके बाद एक और अगली कॉइल पे वोल्टेज जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट के लिए बनता है, 0.55 से शुरू होता है और 1.1 वोल्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन डिफॉल्ट वोल्टेज जो होगा वो 0.8 वोल्ट होगा। और ये भी स्पेशली सी आपके एसओसी, सिस्टम ऑन चिप के लिए जाएगा, सीपीयू के लिए जाएगा। एक कॉइल, दो कॉइल, तीन कॉइल और फिर चार कॉइल। ठीक है, चार कॉइल का कॉन्फ़िगरेशन है। अभी पांच कॉइल और बाकी। आगे बढ़ेंगे तो वी एस रैम अदर्स का एक 0.8 वोल्ट बनेगा और ये बनेगा इनके एलडीओ सेक्शन। तो ये वोल्टेज बन के आपके एसओसी में जाने वाला है। अगला एलडीओ में फिर एक वोल्टेज बनेगा, एक्सटर्नल पीएमआईसी इनेबल टू। ये इनेबल टू क्या है और इनेबल वन एक और बनेगा, वो क्या है उसको हम बाद में समझेंगे। इसके बाद जो है, अभी बाद में वीडियो में समझेंगे इनेबल टू क्या है। और ये लाइन कहीं नहीं जाएगी, ये लाइन इस आईसी में इसी के अंदर रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप MT6357 में चेक करोगे तो ये लाइन कहीं जाती हुई दिखाई देगी, एक एलडीओ सर्किट को ऑन करने के लिए जाती है। और इस पे ये एनसी क्यों है, इसको कहीं से कनेक्ट क्यों नहीं किया गया, इसको अभी आगे हम इसी क्लास में समझेंगे। अब उसके बाद जब इतने सीक्वेंस बन जाते हैं तो आपका एक VS1 वोल्टेज सप्लाई वन बनता है और ये वोल्टेज सप्लाई वन बन के भी इसी पावर आईसी के अंदर चला जाता है और ये वोल्टेज आगे भी कहीं जाता है। अभी आगे कहाँ जाता है इसको भी हम समझेंगे इसी क्लास में। तो अब यहाँ पे इतने सीक्वेंस में एक फास्ट वे है। सबसे पहला ट्रिगर, अगर आप सबसे पहले चार्जर लगा करके पावर आईसी के पास किसी भी कैपेसिटर पे आप वोल्टेज को चेक कर रहे हो, तो वोल्टेज जैसे यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं, चार्जर लगाओ और 3.7 से 4.1 वोल्टेज यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो आपको पीछे का सर्किट चेक करने की जरूरत नहीं है। आपका जो है डीसी आईसी बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आपका VS1 यहाँ पे इस वाली कॉइल पे, नोज कट के पास वाली कॉइल पे बनेगा। और 6357 में मैंने बताया था कि ये VS1 कहाँ पे बनता है, तो आप उसको चेक कर पाओगे 6357 में। तो यहाँ पे अगर इसके बिटमैप में नजर डालें तो आपका VS1 मेन टेस्ट पॉइंट होता है, जो आपका टीपी पॉइंट है। इसी से अंदाजा लग जाता है कि आपके फोन में किस टाइप की प्रॉब्लम है। तो VS1 पे अगर आपका 2.05 स्टेबल वोल्टेज मिलता है, इस वाली कॉइल पे जो मैंने बताया है, इस वाली कॉइल पे स्टेबल वोल्टेज मिलता है, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपकी ये पावर आईसी रिस्पॉन्ड कर रही है और साथ साथ आपका जो एसओसी का एसओसी के एसओसी सेक्शन में जो पावर सेक्शन है वो भी पूरी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, अगर यहाँ पे आपका स्टेबल वोल्टेज मिल रहा है तो। फिर आपको eMMC और रैम को चेक करने की जरूरत पड़ सकती है, eMMC और रैम को चेक करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो इसको आइए जरा स्कीमेटिक में चेक करते हैं कि स्कीमेटिक में इन चीजों को किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बताया कि आप जैसे ही चार्जर लगाओगे तो सबसे पहले आपको सिस्टम वोल्टेज को चेक करना है कि सिस्टम वोल्टेज किस तरीके से आपके मदरबोर्ड तक पहुंचता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं स्कीमेटिक और लेआउट पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्जिंग जैक को उठा लेंगे। चार्जिंग जैक में J901 कनेक्टर लगा हुआ है, इसको उठाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये 9A है और हमें 12C और 12C का स्कीमेटिक हट गया है, तो हम एक बार अगेन जो है रेडमी का 12C देखते हैं स्कीमेटिक है कि नहीं है। तो रेडमी 12C का स्कीमेटिक ले लेते हैं, सर्च करेंगे
स्कीमेटिक हमारा हट गया है, तो स्कीमेटिक को हम दोबारा से इंपोर्ट कर लेंगे, तब तक वेट कर लेते हैं। देख, स्कीमेटिक में जाएंगे और स्कीमेटिक को ले लेंगे, यहाँ पे उठा लेंगे। आवाज़ सारी चीज़ें मुझे लग रहा है सही है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखना कि हमें क्या करना है, उस जैक के नंबर को हमने जो कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा आ गया चार्जिंग कनेक्टर। अब चार्जिंग कनेक्टर में हमें क्या करना है, वी यूएसबी इन की लाइन को फॉलो करना है। ये लाइन कहाँ गई, इस पर डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट में जाती हुई दिखाई देगी। अब इसके 3 बॉल पे इन होगी और 3 बॉल पे आउट होगी, तो हम इस लाइन को ट्रैक करेंगे। इसको ट्रैक करके नेक्स्ट करेंगे तो देखेंगे कि ये तो वही कनेक्टर है, वापस आ रहे हैं, फिर यहाँ पे आ गए। आगे बढ़ेंगे, हमें उस जगह पहुँचना है जहाँ पे ये लास्ट में जाकर के इन हुई है। तो देखिए, वी यूएसबी 5 वोल्ट यहाँ पे आता है और 2 रजिस्टर लगे हुए हैं डिवाइड करने के लिए इस वोल्टेज को। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर आईसी को ये लाइन जा करके ट्रिगर करा देंगे। तो देखिए 330 किलो ओम का रजिस्टर है, दूसरा जो रजिस्टर है वो 39 किलो ओम का है। यहीं से लाइन आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और जाती हुई दिखाई देगी आपकी पावर आईसी MT6358 के अंदर। और यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है VCDT, वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन ट्रिगर। यहाँ पे आपको 0.5 वोल्ट मिलेगा और ये जाएगा पावर आईसी को ऑन करा देगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये लाइन आगे कहाँ गई है, तो हमें देखना है कि ये किसी चार्जिंग आईसी में जानी चाहिए। तो ये लाइन यहाँ पे भी आई हुई है, आपकी इस चार्जिंग आईसी के 1 नंबर और 24 नंबर पिन पे जाकर के जुड़ी हुई है। अब 1 नंबर 24 नंबर पिन से जाकर के जुड़ने के बाद ये क्या करेगी, एक सिस्टम वोल्टेज को जनरेट करेगी। कॉइल लगी हुई है, कॉइल के एक साइड स्विचिंग होगी और स्विचिंग होने के बाद ये एक वोल्टेज सिस्टम, जिसे 3.7 से 4.2 तक चेक किया जा सकता है, वो प्रोड्यूस कर देगी। अब ये सिस्टम वोल्टेज बहुत जगह जाता है, प्लस आपकी पावर आईसी के अंदर भी जाएगा। इसको कैसे चेक करेंगे, बिटमैप में आए, बिटमैप में देखिए यहाँ पे चेक किया, एक टेस्ट पॉइंट के साथ आपका 5 वोल्ट जाता हुआ दिखाई देगा। ये सीधा जाकर के एक ओवीपी सर्किट है, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी है, जिसके 3 बॉल पे ये वोल्टेज जा रहा है और दूसरी साइड से आउट होकर के यहाँ पे आ रहा है, इसके बीक्यू के 2 पिन पे। ठीक है, 2 पिन पे ये वोल्टेज जाएगा। अब यहीं पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इस साइड पे क्लिक करोगे तो देखिए ये लाइन यहाँ से कहाँ तक जुड़ी है, और भी कहीं गई है, तो यहाँ से आपको कहीं जाती हुई ये लाइन नहीं दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही ओवर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट के दूसरी साइड पे क्लिक करोगे तो ये लाइन ध्यान से देखना, एक यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ इस बीक्यू के अंदर भी जाती हुई दिखाई दे रही है। और आगे बढ़ के आप चेक करोगे तो ये लाइन कहीं और भी जाएगी। कहाँ जाएगी, ये लाइन आ गई आपके पावर आईसी के पास, और यहाँ पे देखो 2 रजिस्टर और लगे हैं। तो यहाँ पे चार्जिंग एलडीओ भी बनता है, उसके लिए भी लाइन जाएगी। वो किस तरीके से जाएगी वो आगे समझेंगे। देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो चार्जिंग एलडीओ, ये हमने अपने चार्जिंग इंटरफेस में इसको बहुत अच्छे से समझाया है। वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर पेड स्टूडेंट हैं, अगर फ्री स्टूडेंट हैं, तो आपको ज़रूरत है हमारे वीडियो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अब देखो ये VCDT, वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन, ये 2 रजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं जो डिवाइडर सर्किट को बना रहे हैं, और यहाँ पे ये जा रही है इस पावर आईसी के 12 नंबर बॉल पे। तो अब पावर आईसी ऑन हो जाएगी। अब जैसे ही ये वोल्टेज यहाँ पहुंचेगा तो पावर आईसी वोल्टेज जो है आपका, पावर आईसी ट्रिगर हो जाएगा, इनिशियल ऑन हो जाएगी। अब उसके बाद अब उसके बाद क्या होने वाला है इसको समझेंगे, कि जैसे ही पावर आईसी इनिशियल ट्रिगर हो जाएगी, आपका एक वोल्टेज सबसे पहले चेक कर लेना है पावर की पे। तो पावर की का वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे टाइप कर दीजिए PWR और KEY, शायद ये लिखने से आपका आ जाएगा। तो देखिए पावर की यहाँ पे आपका कहाँ लगा हुआ, अप डाउन की है, और उसके बाद यहाँ पे आपका पावर की। तो ये पावर की J1803, इस पे आप वोल्टेज आकर के डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि कहाँ पे ये लाइन जुड़ी हुई है। आए यहाँ पे पेस्ट किया और नेक्स्ट कर दिया। देखिए ये 2 नंबर वाली जो पिन है ना, आपके मदरबोर्ड में चेक करें तो मदरबोर्ड में जैसे ही आप चेक करोगे इस साइड में, तो ये 2 नंबर की जो पिन है ये वाली, ये आपकी ऑन ऑफ की है। इस पे आपको 3.7 तक का वोल्टेज देखने को मिलेगा। ये वोल्टेज आपका मिल रहा है तो आप समझ जाना कि चार्जर आपकी पावर आईसी के अंदर वोल्टेज, सिस्टम वोल्टेज इन हो रहा है।
अब सिस्टम वोल्टेज वहाँ पे जैसे मैंने बताया किस तरीके से इन होता है, इसको भी ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं कि सिस्टम वोल्टेज सबसे पहले इन कैसे होता है वहाँ पे। तो अगर मेरे ब्लॉक डायग्राम में जो आपने देखा है, नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसके हम बक कंट्रोल में आ गए। तो देखिए ये आपका सिस्टम वोल्टेज है, ये वही वोल्टेज है जो आपकी डीसीआईसी प्रोड्यूस करके जनरेट करके हमें दे रही है। अब यहाँ पे 1 ओम का रजिस्टर 1 आर का रजिस्टर है, इससे हो करके आपका ये वोल्टेज बक कंट्रोल सेक्शन में एसएमपीएस सेक्शन में जाकर के इन हो रहा है। एसएमपीएस का मतलब स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। जब यहाँ पे ये वोल्टेज इन होगा तो इसका जो सर्किट है, जो स्विच कराने वाला सर्किट है, वो ऑन हो जाएगा इस पावर आईसी का, और जितने भी बक सर्किट लगे हुए हैं यहाँ पे 9 बक सर्किट लगे हुए हैं, सब पे स्विचिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक वी प्रॉक 11, वी प्रॉक 12, वी कोर इन, वी मॉडम इन, ये सब के सब बक सर्किट लगे हुए हैं। बक सर्किट को कैसे काम करता है, इस पर भी हमारी क्लास वीडियो कोर्स पे जाने वाली है। आपको पढ़ने की जरूरत है तो आप वहां पे आके ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही वोल्टेज आएगा तो आपको बताया है सिस्टम वोल्टेज आएगा तो हर एक बक सर्किट पे पॉजिटिव एक कैपेसिटर लगा हुआ होगा, तो पॉजिटिव वोल्टेज उस कैपेसिटर के एक सिरे से हो करके आगे बक सर्किट में इन हो जाएगा, और आपका ग्राउंड भी स्पेशली वहां पे उस बक सर्किट के अंदर जाएगा। तो देखिए ये पॉजिटिव लाइन है और ये नेगेटिव लाइन है, दोनों प्रॉपर कनेक्ट हो। जब भी आपके सामने केस आता है कि आपकी पावर आईसी बक वोल्टेज नहीं बना रही है, तो रीजन यही होता है कि हो सकता है उसका ग्राउंड जो है वो मिस कर गया हो। आप पॉजिटिव वोल्टेज को तो चेक करते हो, नेगेटिव वोल्टेज को कभी नहीं चेक करते हो। तो यहाँ पे आपका ये 1 आर का रजिस्टर भी अगर खराब हो गया तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्यों आएगी वो मैं फ्री में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आप पेड स्टूडेंट हैं तो आप धैर्य बनाए रखें, इसी वीडियो में, इसी वीडियो क्लास में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप फ्री स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत है। अब ये वोल्टेज आपके स्विचिंग मोड पावर सप्लाई के अंदर जाएगा और फिर यहाँ पे स्विचिंग चालू हो जाएगी। जैसे ही स्विचिंग चालू होगी, लेकिन उसके पहले जब तक आपकी आईसी ट्रिगर नहीं होती है, बैटरी लगा देंगे, आईसी ट्रिगर नहीं होगी जब तक पावर की को ऑन प्रेस नहीं करेंगे, और चार्जर से वो इनिशियल ट्रिगर हो जाती है। तो 3 वोल्टेज ऐसे होते हैं जो बैटरी लगाने के तुरंत बाद बन जाते हैं, जिनको प्रेस पावर की प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप चार्जर लगाओगे तब वो वोल्टेज अपने आप बन जाएंगे, आईसी उसके बाद ट्रिगर भी हो जाती है। तो वो 3 वोल्टेज कौन है जो स्पेशली आपको चेक करने हैं बैटरी लगा कर के भी, कि बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और चार्जर लगा के तो चेक करना ही करना है, उन पे बनेगा वोल्टेज। तो कौन सा है, सबसे पहला वोल्टेज आपका है वी आर ई एफ, वोल्टेज रेफरेंस। नोट कर लीजिएगा, वोल्टेज रेफरेंस, इस पे 1.1 का वोल्टेज मिलना चाहिए आपका। और टी 14 नंबर बॉल से ये आउट होकर के कैपेसिटर C621 पे जाके बनता है। ये कहाँ लगा हुआ है, अगर आप इसको चेक करेंगे, देखिए रेडमी 12C में अगर आप डालेंगे वी आर ई एफ, नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इस पे भी मैं अभी 9A में दिखा रहा था, अब आप इस 12C पे जहाँ पे 6358 लगी है वहां पे चेक करेंगे। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको डाल दीजिए सीधा 12C के लेआउट में, पेस्ट करेंगे। यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ मिल जाएगा आपको, ये वाला कैपेसिटर। अगर आप इसके कंपोनेंट नेम में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं साफ साफ कि किस कैपेसिटर पे आप वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पे आपको 1.1 का वोल्टेज मिलना चाहिए और स्टेबल। ये वोल्टेज मिल रहा है तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपकी पावर आईसी का एक, जहाँ पे बक कंट्रोल और एलडीओ सेक्शन सब लगे हुए हैं, तो ये वोल्टेज जो बनेगा इस पावर आईसी के एलडीओ सेक्शन में बनेगा, तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि इसके एलडीओ तक का वोल्टेज ओके है, पावर आईसी के एलडीओ सेक्शन में वोल्टेज पहुंच रहा है। अब यहाँ पे इन सारे एलडीओज के वोल्टेज को एक स्थिर, एक स्टेबल सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए और आपके क्रिस्टल को चलाने के लिए एक और वोल्टेज जनरेट होता है, जिसे डीआईजी, डिजिटल पावर जो बोलते हैं, वो वोल्टेज बनता है डीवीडीडी 18 DIG। तो ये ड्रेन वोल्टेज ड्रेन ड्राइवर 1 डिजिटल वोल्टेज ड्रेन ड्राइवर, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वोल्टेज ड्रेन ड्राइवर 1.8। 1.8 वोल्टेज होता है जहां 18 लिखा हुआ है। तो ये वोल्टेज एक कैपेसिटर पे बनेगा, जहां रेफरेंस का वोल्टेज बनता है उसी के पास ये आपका डिजिटल वोल्टेज बनता है 1.8। ठीक है, और यही वोल्टेज हेल्प करता है VIO 18 बनाने के लिए।
तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो इस पे जब डबल क्लिक करोगे, कॉपी करोगे, तो ये लेआउट में जब आप डालो इसको तो चेक करोगे तो एक कैपेसिटर पे और 1.8 का वोल्टेज बनना चाहिए। अब वो कैपेसिटर कौन सा है, यहाँ पे आके दिखाते हैं कि देखो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पे आपको 1.8 चेक कर लेना। अगर इस पे भी स्टेबल मिल रहा है तो पावर आईसी का सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है, आप ऐसा समझो। अब उसके बाद आप चेक करोगे तो एक तीसरा वोल्टेज यहाँ पे बनेगा। तीसरा वोल्टेज कौन सा है उसको आप स्कीमेटिक में डालो और सर्च करो VRTC, जैसे अभी मैंने आपको अपने डिजाइन में समझाया है। यहाँ पे डिजाइन में जैसे मैंने समझाया है, वापस चलते हैं और पहले वाले में, तो यहाँ पे आप चेक करोगे VRTC 2.8 वोल्ट होता है वोल्टेज रियल टाइम क्लॉक का। तो इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप VRTC लिख के डालेंगे, सर्च करेंगे, तो एक कैपेसिटर पे ये भी वोल्टेज बनता है C2407। कॉपी करेंगे, इसको लेआउट में डालेंगे और पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो C2407 ये वोल्टेज आपको मिलना चाहिए इस वाले कैपेसिटर के साथ, इस वाले कैपेसिटर के पास। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है 2.8 वोल्टेज इस पे मिलना चाहिए। कभी कभी प्रॉब्लम्स क्या आती है कि अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो आपकी पावर आईसी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, कोई भी बक कंट्रोल वोल्टेज, कोई भी बक वोल्टेज नहीं बनेगा, कोई भी क्रिस्टल के लिए वोल्टेज नहीं बनेगा, कोई भी फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं होगी। ठीक है, पावर आईसी के किसी भी सेक्शन में स्विचिंग नहीं होगी और आपका फोन डेड मोड में रहेगा। तो इस ये ज्यादा ही शॉर्ट होता है तो इसको हमेशा चेक करके रखना है। अब उसके बाद आगे का वोल्टेज मैंने बताया। अब ये 3 वोल्टेज बैटरी लगाने के बाद बनेंगे। अब जब आप पावर की को प्रेस करके होल्ड करके रखोगे तो आपकी पावर आईसी इनिशियल ट्रिगर हो जाएगी और ट्रिगर होगी तो फिर आगे के वोल्टेज बनना चालू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने चार्जर को इन किया है तो इन तीनों वोल्टेज के साथ साथ आगे के वोल्टेज भी बनने चालू हो जाएंगे। आपको कोई भी बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब बैटरी लगाने की जरूरत है लेकिन आपकी पावर की को प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद आपका बनेगा VXO 2.2 और एक वोल्टेज बनेगा वोल्टेज ऑक्सिलरी 1.8, और दोनों स्पेशली क्रिस्टल के लिए वोल्टेज बनते हैं, क्रिस्टल को ऑन करने के लिए। तो कहाँ कहाँ बनते हैं, इनको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको स्कीमेटिक में लिखना है VXO 22। कहाँ पे चेक करेंगे इनको, नेक्स्ट करेंगे तो VXO 22 इनके एक LDO सेक्शन में बनेगा। इस पे भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, आप देख सकते हो। और ये कैपेसिटर कहाँ पे लगा हुआ है, इसको आते हैं और चेक करेंगे लेआउट में। लेआउट में जाकर के पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ मिल जाएगा। ये कैपेसिटर कहाँ लगा है आप चेक करो यहाँ पे। तो इस पे 2.2 का वोल्टेज मिलना चाहिए। ये वोल्टेज बनेगा तभी आपका क्रिस्टल से फ्रिक्वेंसी रिसीव हो पाएगी। ठीक है, यही वोल्टेज दूसरे पैड से होकर के क्रिस्टल की 3 नंबर बॉल पे जाता है जहाँ पे 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी बनती है। और अगर आप चेक करोगे तो ये वाला हमेशा ग्राउंड के बाद उसका नंबर आता है। जहाँ पे भी आपका क्रिस्टल का नेगेटिव होगा उसके एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो पीछे वाली जो लाइन होती है, कहने का मतलब अगर ये दो, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो वो होगा 3 नंबर, और 3 नंबर ग्राउंड के बाद वाला एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो आपको घड़ी की उल्टी दिशा में काउंट करना पड़ेगा। और घड़ी की उल्टी दिशा में जाएंगे, जहां से ग्राउंड होगा उसकी घड़ी की उल्टी दिशा में जाएंगे तो अगला ही पॉइंट आपका एक्सटल टू 26 मेगा हर्ट्स फ्रिक्वेंसी वाला, और उसी पे 2.2 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, ये वाले कैपेसिटर पे 2.2 मिलेगा। अब उसके बाद Vaux 18, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली लाइन पे आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। और ये वोल्टेज आपका कहाँ जाने वाला है, तो इसको चेक करेंगे तो देखिए इस पे आएंगे, आगे क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये वोल्टेज की लाइन, ये जो वोल्टेज है आपका एक रजिस्टर के साथ जुड़ करके एक लाइन को पुल अप कर रहा है। और ये लाइन कहाँ जुड़ी है, पावर आईसी के M3 बॉल से जुड़ी हुई है। और यहाँ पे आके आगे आ करके इस क्रिस्टल के पास इस थर्मिस्टर का VIN बन जाएगा। तो एक डिवाइडर सर्किट को कंप्लीट करता है ये वाला वोल्टेज, वोल्टेज ऑक्सिलरी 18 1.8 वोल्ट। ये हमेशा एक रजिस्टर लगा रहेगा 100 किलो ओम का, तो उसके एक साइड में आएगी वोल्टेज और दूसरी साइड में क्रिस्टल के अंदर चली जाएगी, और यहीं से डिवाइडर सर्किट कंप्लीट होगा। और वोल्टेज जो डिवाइड होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ इस पर सबसे पहले इस कैपेसिटर को मैं चेक कराता हूँ लगा कहाँ है, फिर आपको बात समझ में आएगी। पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैपेसिटर रजिस्टर लगा हुआ है, सॉरी रजिस्टर लगा हुआ है, और ये रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसके एक सिरे पर वोल्टेज आएगा 1.8,
और वही वोल्टेज इस क्रिस्टल के अंदर चला जाएगा। अब क्रिस्टल के अंदर लगा हुआ है आपका थर्मिस्टर, जिसका एक सिरा यहाँ पे ग्राउंड रहेगा, ठीक है। अब एक सिरा ग्राउंड रहेगा। अब जब यहाँ पे 1.8 आएगा तो जो दूसरी लाइन जो है, देखिए ऐसे 1.8 आएगा। इसको जरा मैं स्क्रीनशॉट उठा करके आपको डायरेक्ट स्लाइड में चेक कराता हूँ। तो इसको करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो उठाते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करना है हमें अपने इस डिजाइन में, इस डिजाइन में पेस्ट करेंगे। ये सारी चीजें इसलिए कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये सारी बात समझ में आए। देखिए अब क्या होगा कि पावर आईसी से आएगा एक वोल्टेज 1.8 का, सॉरी 1.8 का वोल्टेज आया, ठीक है। अब ये वोल्टेज कुछ इस तरीके से आ सकता है, लेकिन ये आप लाइन देख रहे हो तो वो ऐसे भी आ सकता है। देखिए चेक करते हैं, देखिए बिट मैप में चलते हैं और आपको पहले बिट मैप में चेक कराता हूँ कि किस तरीके से ये वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस साइड में चेक करोगे तो यहाँ पे आप देखो कि इस साइड से 1.8 वोल्टेज आ रहा है पावर आईसी के अंदर से। अब दूसरी साइड पे चेक करोगे तो ये पावर आईसी के अंदर जा रहा है और यहीं से लाइन जुड़ करके पावर आईसी के अंदर दोबारा जा रही है। तो इसको ऐसे समझेंगे, यहाँ पे आते हैं और समझते हैं कि पावर आईसी एक 1.8 वोल्टेज ऑक्सिलरी, जैसे वी ऑक्स, वी ए यू एक्स 1.8 18 बोलते हैं, इस सिरे पर जुड़ेगी। दूसरा सिरा जुड़ा है इसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर। अब क्रिस्टल के अंदर जुड़ा है तो यहाँ पे एक लगा हुआ है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का एक सिरा यहाँ पे ग्राउंड, ठीक है। अब ये जो है क्या करेगा, एक वोल्टेज, आपका थर्मिस्टर हो गया R2 और आपका ये वाला रजिस्टर जो है वो हो गया R1, और दोनों है 100 किलो ओम के, और ये भी आपका 100 किलो ओम का। तो अब करेगा क्या कि यही वोल्टेज 1.8 इस पे है, इस वाले लाइन पे 1.8 है, तो यहाँ से एक वोल्टेज आउट करके अगेन पावर आईसी में चला जाएगा रेफरेंस के लिए। तो वहां पे हो जाएगा आपका 0.9, 0.7 से 9 तक, यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका पूरा पूरा 1.8 या 1.7 वोल्ट मिलता है तो ये क्रिस्टल आपका खराब है, इसके अंदर का थर्मिस्टर खराब है, क्योंकि यहाँ पे ये वोल्टेज को डिवाइड नहीं कर रहा है। और वोल्टेज को डिवाइड, इसके अंदर का क्रिस्टल के अंदर का जो थर्मिस्टर लगा है वो खराब हो गया ना, तो आपकी वाइब्रेशन नहीं होगी और 26 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं होगी। तो आप इस तरीके से वोल्टेज को भी चेक कर सकते हैं आपका क्रिस्टल सही है कि नहीं। तो ये वोल्टेज यहाँ पे इस तरीके से मिलने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या हमारे सीक्वेंस में होता है। तो ये जो है देखो, अगेन आते हैं स्कीमेटिक में और स्कीमेटिक में चेक करते हैं कि किस तरीके से ये वोल्टेज बनते हैं। स्कीमेटिक में किस तरीके से इन लाइनों को हम चेक कर पाएंगे। तो देखिए ये लाइन यहाँ पे आ रही है, इसका ग्राउंड जो है क्रिस्टल का, वो ग्राउंड जो इस थर्मिस्टर का जो नेगेटिव है ना, वो भी यहाँ से आकर के देखो ये लाइन आगे बढ़ रही है और बढ़ने के बाद यहाँ तक आकर के ये सेंसर पैड से जोड़ी गई है। और ये सेंसर पैड यहाँ पे जो इसका ऑक्स एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो लगा हुआ है, वो उस सेक्शन को भी नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज चलाने के लिए ये लाइनें यहाँ पे जुड़ी है। तो नेगेटिव यहाँ भी जुड़ा है और क्रिस्टल के थर्मिस्टर में भी जुड़ा है, पॉजिटिव यहाँ भी जुड़ा है और क्रिस्टल के थर्मिस्टर तक भी डिवाइडर सर्किट बनाने के लिए गया हुआ है। अब यहीं से इसके 3 नंबर से ये जो एक्सटल 2 है, इस पे फ्रिक्वेंसी बूस्ट होकर के इसके अंदर 26 मेगाहर्ट्ज इन होगी और इसी क्रिस्टल से आपकी क्रिस्टल से कमजोर वीक फ्रीक्वेंसी इसके इस वाले 1 नंबर पिन पे जाएगी। तो इधर से जाएगी, उधर से बूस्ट होकर के वापस आ जाएगी 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से क्रिस्टल तक आपका काम होता है। और आज की इस वीडियो में अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो बस इतना ही है। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना। आपको जरूरत है हमारे वीडियो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, बहुत ही कम फीस में 49+ वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, इस लाइन का मतलब क्या है, आपकी पावर आईसी
में प्रॉब्लम है, पावर आईसी सीक्वेंस नहीं बना रही है, तो क्या-क्या चेक करना चाहिए, हम सब ए टू जेड अपनी क्लास में और अपने कोर्सेज़ में आपको डिस्क्राइब करते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अब उन लोगों के लिए क्लास आगे कंटिन्यू है जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको अगला सीक्वेंस, आगे का सीक्वेंस चेक कराता हूँ विद स्कीमेटिक।